हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.6, जिसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 सम्स हम लोग ने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। अभी बचे हुए यहाँ पे 6 से लेकर 10th क्वेश्चन तक ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन के साथ। तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करता हूँ। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। मतलब जो मिस्टर कसम है उनका छोटा सा बिजनेस है अर्दन पॉट्स का, और वो कुछ एक नंबर में दिन में पॉट्स बनाते हैं, मतलब कुछ पॉट्स वो दिन में बनाते हैं। और यहाँ पे ऐसा बोला है और वो हम लोग को नहीं पता कि कितने पॉट्स दिन में बनाते हैं, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो एक कंडीशन हम लोग को यहाँ पे दिया है, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज़ 600। मतलब जो दिन में जितने भी पॉट्स बनाते हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है, प्रोडक्शन उनका पर डे का 600 रुपीज़ होता है। मतलब दिन में वो 600 रुपीज़ कमाते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि एक पॉट का जो है वो कितना प्राइस होगा और दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बराबर, पहले जो हम लोग को यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसको लेना पड़ेगा कि हम लोग को ये बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि वो दिन में कितने पॉट बनाता है, तो हम लोग को पहले सबसे वो एक्स लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या आएगा, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसम या कासम, जो भी उसको प्रोनाउंसिएशन है, मेड बाय मिस्टर कासम बी एक्स। मतलब वो दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, एक्स। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम बी एक्स इन 1 डे, इन 1 डे। ठीक है, एक दिन का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा आगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मतलब एक एक कॉस्ट का, एक पॉट का हम लोग को कॉस्ट कितना है वो सबसे पहले उसका कंडीशन में हम लोगों को दिया हुआ है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ 40 मोर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्शन मतलब प्राइस ऑफ द पॉट हो गया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मतलब एक पॉट को बनाने के लिए कितना खर्चा आता है वो हम लोग को यहाँ पे बोला है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट विल बी इक्वल्स टू, क्या बोला है, 40 मोर। 40 मोर मतलब प्लस 40 आएगा, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हम लोग को यहाँ पे कितना लिया दिन का, एक्स है, तो इधर एक्स आएगा। बराबर, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे प्रॉपरली तो 10 इंटू एक्स तो 10x आएगा, और यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस 40 आएगा। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो ये समझ लो ये कंडीशन में कैसा लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे कंडीशन ऐसा आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस 40 इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 600। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर एक पॉट का समझो प्राइस यहाँ पे समझो 100 रुपीज़ दिया है, और मैंने टोटल यहाँ पे कितने पॉट्स बनाए, 15 पॉट्स बनाए। अगर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मेरे पास कितना है, 100 है, और ऐसे मेरे दिन में कितने टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बन रहे हैं, 15। तो 100 इंटू 15 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 1500 आएगा। बराबर, तो ये एक एग्जांपल था। वैसे ही यहाँ पे 1600 बोला है टोटल कॉस्ट। तो एक पॉट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 10x प्लस 40 है एक पॉट का कॉस्ट, और मेरे ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने पॉट्स बन रहे दिन में, x नंबर ऑफ पॉट्स बन रहे जो हम लोग ने यहाँ पे लिया था। बराबर, तो ये x इंटू 10x प्लस 40 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को टोटल कॉस्ट दिन का कितना दिया है, 600। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, ये x जो है वो मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 10x करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x स्क्वायर, और x इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40x इज इक्वल्स टू 600 आएगा। बराबर, अभी यहाँ पे हम लोग इधर 10 से रिड्यूस कर सकते हैं या 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 सर 40 आएगा, और 10 6 सर 60 आएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे एक जीरो जो यहाँ पे जीरो आने वाला है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोगों को क्या करना है, माइनस 60 जो है उसके फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि प्लस और माइनस करने के बाद हम लोग को कि 4 आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 60 है मतलब 4 आना चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इधर क्या लाना चाहिए, तो हम चेक करते हैं लेके आने के बाद। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 सर 6 0, 2 15 सर 30,
3 5 सर 15 और 5 1 सर 5। तो एक एक कॉम्बिनेशन करके देखते, जैसे कि 2 2 सर यहाँ पे आने वाला है 4 और 5 3 सर 15। तो 15 -4 और 15 +4 जो भी करेंगे तो हम लोग को +4 तो आंसर यहाँ पे नहीं मिलता, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं आने वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पे करके देखें तो ये दो नंबर्स को एक ही साथ में ले लेता हूँ, 5 2 सर 10 लिख लेता हूँ और 3 2 सर 6। हाँ, तो 6 10 सर 60 आ रहा है, मतलब 4 आ सकता है। 10 - 4 करूँगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिल सकता है। 10 - 6 को 4। तो यहाँ पे बिगर मिडल नंबर में जो भी साइन है वो बिगर नंबर को जाएगा, तो यहाँ पे +10 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में मुझे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस डाल दूँ तो मुझे यहाँ पे प्लस माइनस करूँगा तो माइनस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, यहाँ पे x² + 10x - 6x - 60 = 0 आएगा, बराबर। उसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अभी कॉमन लेंगे तो इधर आएगा x और यहाँ पे आएगा x + 10 - 6 और यहाँ पे आएगा x + 10 = 0। बाहर माइनस है ना, तो अंदर का ये जो साइन है माइनस वाला वो यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा प्लस, और 6 10 सर 60 आता है। और इधर हम यहाँ पे देखें तो इधर आएगा x + 10 x - 6 = 0 आएगा। देयरफॉर अभी अलग अलग अगर करेंगे तो x + 10 = 0 आता है और यहाँ पे x - 6 = 0 आएगा। तो x + 10 है तो यहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा -10 और यहाँ पे -6 है तो उधर जाने के बाद क्या होने वाला है, +6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें x = -10 जो हम लोग को आया, तो वो नंबर ऑफ़ पॉट्स है ना, x मतलब क्या था, नंबर ऑफ़ पॉट्स। तो ये -10 मतलब पॉट का जो नंबर है वो -10 हो सकता है क्या, प्रोडक्शन -10 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बट द नंबर ऑफ़ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। इधर क्या आएगा, बट नंबर ऑफ़ पॉट्स कैनॉट बी नेगेटिव, बराबर। तो देयरफॉर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, x = 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग को एक पॉट का निकालना है, तो वो हम लोग को दिया हुआ है। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ पॉट = क्या लिखा था हम लोग ने ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं। जो कंडीशन में हम लोग ने लिखा था यहाँ पे वो क्या था, 10x + 40 था। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10x + 40 एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट है ये, 10x + 40, जिसमें x का वैल्यू मुझे क्या डालना है, 6 डालना है, +40 आएगा। तो 6 × 10 करूँगा तो 60 आ जाएगा, +40 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 60 + 40 करूँगा तो मेरे पास कितने आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, 100। तो ये 100 क्या है, प्राइस है, तो एक पॉट का उसका प्राइस है। और टोटल ऐसे कितने पॉट्स बनते हैं दिन में, 6। तो 6 × 100 करेंगे तो मतलब हम लोग को 600 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वही निकालने बोला था, दो मतलब कितने पॉट्स बनते हैं वो लिखना था, और एक पॉट का कॉस्ट क्या है वो लिखना था। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट is rupees 100 and the number of pots Mr. कासम या कसम जो भी है makes per day is 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स दिन में 6 बन रहे, और हर एक पॉट का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कितना है, 100 रुपीज़ है। तो टोटल दिन में वो लोग 6 × 100 करेंगे तो 600 रुपीज़ वो कमा लेते हैं, ठीक है। एक 6 पॉट्स का, टोटल 6 पॉट्स का। तो ये 6th क्वेश्चन था। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अभी 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लो क्या है 7th क्वेश्चन, और एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर करंट हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है। और क्या है, प्रतीक 8 hours लगा रहा है ट्रैवलिंग करने के लिए 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब समझो एक यहाँ पे वाटर नदी है, नदी के ऊपर अगर वो बोट लेके जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम मतलब अगर नदी के फ्लो के साथ अगर वो जा रहा है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और अप स्ट्रीम भी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है, मतलब जो अगर नदी का फ्लो अगर डाउन साइड है और उल्टा अगर बोट ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे।
तो वो दोनों तरफ एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट बोला है ना, उसका मतलब डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है और वो बोट अप स्ट्रीम भी आ रही है, तो उन दोनों इसको कंडीशन को ट्रैवल करने के लिए 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको 8 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर। तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द वाटर करंट हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वही हम लोग को x लेना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर्स पर आवर। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर बोला है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्या आएगा, स्पीड ऑफ द बोट, एंड स्पीड ऑफ द बोट कितना है, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर्स पर आवर, 12 किलोमीटर्स पर आवर आएगा बराबर। तो यहाँ पे सेकंड बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो इन अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट करंट डिक्रीजेज एंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड इट इज़ अपोजिट इन डाउनस्ट्रीम। अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या आने वाला है और स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम क्या आने वाला है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Therefore speed of the boat डाउनस्ट्रीम मतलब देखो, और अपस्ट्रीम मतलब दोनों भी यहाँ पे मैं वापस बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये फ्लो है नदी का, मतलब नदी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और बोट का भी जो ये बोट है, तो बोट का भी स्पीड अगर नीचे की तरफ है, या बोट का भी फ्लो जो है वो नदी के फ्लो की तरफ है, तो यहाँ पे उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नदी का फ्लो, रिवर का फ्लो अगर डाउन साइड में है और उसके ऑपोजिट अगर बोट फ्लो हो रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द करंट हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, स्पीड ऑफ द करंट x किलोमीटर पर आवर बोला है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट के साथ साथ अगर ये दोनों भी डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, तो ये दोनों का स्पीड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब बोट का स्पीड और कौन सा, स्पीड ऑफ द करंट, दोनों भी क्या होने वाले, ऐड होने वाले, क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया अपस्ट्रीम के समय में, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम अगर जा रहा है तो इधर क्या आने वाला है, 12 + x किलोमीटर्स पर आवर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम अगर देखना है, द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 - x किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे साइंस का जो एक फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये टाइम हम लोग को इधर दिया हुआ है ना 8 आवर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और स्पीड को डिनोमिनेटर में लेके आया। ठीक है, देयरफॉर अगर मुझे यहाँ पे लिखना है टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर अपवर्ड्स, तो क्या आएगा, 36 / 12 - x मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी इसी फॉर्मूला को लेकर अगर हम यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगर हम यहाँ पे लिखे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम लिखते हैं क्योंकि पहले यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखा था, बाद में अपस्ट्रीम लिखा था ना। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ईजी है, समझ के करो ये सम को, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है साइंस वाला, उसी को यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे करना है। देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या लिखा है, टाइम जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा इज इक्वल्स टू अभी राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 36 किलोमीटर बोला है, 36, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड ये है 12 + x, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12 + x आएगा, और ये टोटल क्या है, आवर्स में है बराबर। मतलब ये फॉर्मूला को मैंने क्या किया, यूज़ किया। अभी यहाँ पे भी सेम, एंड टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी क्या आएगा, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, फिर यहाँ पे 36 अपॉन अपस्ट्रीम, मतलब टाइम वापस यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 36 किलोमीटर, सेम वही है। उसमें अपस्ट्रीम जो यहाँ पे स्पीड कितना था, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था यहाँ पे 12 - x था, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा 12 - x आवर्स,
ठीक है। अभी ये दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उसको ट्रैवल करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है, 8 आवर्स का टाइम लगा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर मैं लिखूँ इधर तो क्या आएगा देखते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टोटल टाइम जो है वो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8 आवर्स दिया है बराबर। और ये 36/12 ये अब डाउनस्ट्रीम का टाइम है और ये जो अपस्ट्रीम का टाइम कितना 36/12 माइनस एक्स, तो ये दोनों भी इधर मुझे लिखना पड़ेगा। तो 36/12 प्लस एक्स, 36/12 प्लस एक्स प्लस 36/12 माइनस एक्स, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, उसमें 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगा था ये वाला 36/12 प्लस एक्स, और अप स्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगा। टोटल टाइम हम लोग को 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए लगा था वो था 8 आवर्स। अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 36 जो है वो दोनों तरफ है तो मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालने के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और इधर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/12 माइनस एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बाहर आ गया, इज इक्वल्स टू 8 आएगा। उसके बाद क्या आने वाला है 36। अभी ये 36 यहाँ पे आने के बाद इधर डिवाइड भी कर सकते हैं इक्वल्स के साइड, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 12 × 1 जब करना है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 12 माइनस एक्स इंटू 1 करूँगा तो 12 माइनस एक्स आएगा, और 12 प्लस एक्स इंटू 1 करूँगा तो इधर भी 12 प्लस एक्स आएगा, और दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में क्या करना है हम लोग को, 36 जो है वो साइड में जाके डिवाइड कराना है, तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। और इधर बचेगा क्या, 12 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी की तरह हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा 8/36, ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आने के बाद हो गया डिवाइड। तो ये 4 के टेबल से जा रहा है, 4 2s are 8, 4 9s are 36, और यहाँ पे ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, और ये 12 प्लस 12 बचेगा, तो हमारे पास ऐड करने के बाद कितना आएगा, 12 प्लस 12 करूँगा तो 24 आएगा, तो ये आया 24 अपॉन इधर 12 × 12 कितना आने वाला है 144 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू 2/9 आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 यहाँ पे आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 144 माइनस कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी 24 × 9 करेंगे तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 4 9s are 36, मतलब 3, 9 2s are 18, 19 20 21, तो ये आया 216 इज इक्वल्स टू, अब 2 × 144 करना है तो 4 2s are 8, 4 2s are 8 और 2 1s are 2 माइनस 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आने के बाद इधर आगे आगे क्या करेंगे हम लोग, अभी ये नंबर है, ये वाला कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो 216 माइनस 288 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। 216 माइनस 288 प्लस माइनस माइनस, मतलब 288 माइनस 216 मुझे करना है, तो 8 माइनस 6 मुझे क्या आएगा 2, 8 माइनस 1 आएगा 7, तो ये आया 2 माइनस 2 तो 0 आने वाला है, तो ये माइनस 72 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आने वाला है। तो देयरफॉर 2 जो है यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 72, राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस 72 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6 are 12, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 36 मिलेगा। ठीक है, अभी टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे ले ले, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और इधर रूट आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ऑफ 36 आएगा, देयरफॉर एक्स, ये रूट और एक्स रूट और स्क्वायर तो चला जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 36 का आंसर आता है 6, जिसमें हम लोग अलग करके लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 6 आएगा और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6 आएगा। लेकिन ये हम लोग ने एक्स को क्या लिया था, क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर करंट था ना एक्स, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बट द स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या लिखना है x, तो यहाँ पे मैं लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ, देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट
इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। इस कितना आने वाला है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये 7th क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे हम देखने वाले हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते 8th क्वेश्चन के साथ। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा 8th क्वेश्चन। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। मतलब यहाँ पे पिंटू को कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, 6 days ज़्यादा लग रहा है किससे, निशु से, टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए पिंटू को 6 days ज़्यादा लग रहा है किससे, निशु से। ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश्ड इट इन 4 days। अगर दोनों ने एक साथ काम किया तो उनको 4 days में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा निकालना है कि अगर वो अकेले काम करते, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। अगर अकेले अकेले काम करते तो उनको कितना टाइम लगता है, कितना दिन लगता वो काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि निशु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग उसको एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेना है मुझे, लेट निशु टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ठीक है, एक काम करने के लिए उसको कितना दिन अकेले काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, एक्स डेज लगेगा, बराबर। तो देयरफॉर पिंटू टेक्स पिंटू को कितना टाइम लगता है, 6 दिन ज़्यादा लगेंगे ना, निशु से 6 दिन ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete द वर्क अलोन। बराबर, ये फर्स्ट कंडीशन ही हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, अगर इसको निशु को x डेज लग रहा है तो पिंटू को 6 days ज़्यादा लगेगा, मतलब x + 6 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे हम लोग को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय निशु इन 1 day विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, अगर सारा पूरा काम करने में उनको x डेज लग रहा है तो x डेज टोटल लगेगा, लेकिन उनको एक काम करने के लिए या एक दिन का जो काम होगा वो उसमें कितना वर्क होगा या उसमें कितना काम कर सकते हैं, तो वो आने वाला है यहाँ पे 1/x। ठीक है, अगर एक काम को समझो यहाँ पे 10 days लग रहा है एक काम को करने के लिए, तो एक दिन में कितना होगा, वो 10 days का जो काम होगा वो हम लोग यहाँ पे एक पार्ट में करेंगे, मतलब 10 days का जो काम है वो एक दिन में डिवाइड किया होगा इक्वली। तो यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेगा, ये 1/10 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे सेम, अगर x डेज लग रहा है कंप्लीट करने के लिए तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x उनका काम हो जाएगा। एंड टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी वापस वही 1/x + 6 आ जाएगा, 1/x + 6। द टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो एक दिन में उसका इतना काम होगा 1/x + 6 और एक दिन में निशु का इतना काम होगा 1/x। अगर दोनों का टोटल काम मिला है तो ये मतलब एक ही दिन में अगर करना होगा टोटल, तो ये 1/x + 1/x + 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वो मुझे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 day विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा, 1/x + 1/x + 6। दोनों का काम एक ही साथ में यहाँ पे अगर करने को करेंगे तो दोनों का भी जो काम होगा वो ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1/x + 1/x + 6। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, टोटल काम वाला, ये वाला स्टेप्स। ठीक है, आगे क्या बोला है कंडीशन में कि इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश्ड इट इन 4 days। तो ये जो काम उन्होंने दोनों ने किया उनको कितना का टाइम लगने वाला है, 4 days लगने वाला, तो इक्वल्स टू 4 आएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा फिर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो ये दोनों का जो काम है वो एक साथ में अगर करेंगे तो 1/x और 1/x + 6 कितना दिन लगेगा, 4 days लगेगा। तो ये आया ऐसे, लेकिन ये भी 4 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे 4 days,
तो ये भी एक दिन का काम है ना, तो ये एक दिन का काम है, ये भी दोनों का जो काम दिया हुआ है वो एक दिन का है। तो 4 दिन का जो भी काम होगा दोनों का एक दिन में, तो ये 1/4 जो यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1/4 आने वाला है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे विल बी 1/4। ठीक है, तो ये हम लोग को इतना ये समझने के लिए, क्योंकि ये जो फ्रेम करना है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेम करने के लिए आपको ये इतना सारा जो भी मैंने कुछ लिखा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आएगा तो ही ये आपको जो कंडीशन है वो आप फ्रेम कर सकते हो। आप ये भी अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा कि पिंटू को एक दिन में काम करने के लिए कितना वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन कितना काम करेगा एक दिन में, तो वो आने वाला है 1/x+6 आएगा। निशु जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x होगा। तो 4 दिन अगर एक काम को लग रहा है तो उसका भी अगर एक दिन का अगर काउंट करें तो वो भी कितना होने वाला है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे विल बी इक्वल्स टू 1/4। तो ये दोनों हम लोग मैच करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/6, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+6 है जो इधर आने के बाद हो जाएगा x+6 इंटू 1, x+6 x इंटू 1 आ जाएगा x, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू x+6 इज इक्वल्स टू आएगा 1/4। तो यहाँ पे ऐड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो x+6 प्लस x आएगा, और x इंटू x आएगा x², और x इंटू 6 आने वाला है 6x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये x + x इधर 2x आएगा प्लस 6, और यहाँ पे भी x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1/4 आएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6 आएगा इज इक्वल्स टू x² प्लस 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद 1 के साथ वो भी वहाँ पे सेम आएगा, x² प्लस 6x आएगा। तो 4 2s आर 8x और 4 6 आर 24 इज इक्वल्स टू x² प्लस 6x आएगा। अभी यहाँ पे ये x² प्लस 6x जो है वो वहीं पे रखता हूँ मैं, x² प्लस 6x वो साइड, ये जो दोनों भी है वो राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे आएगा -8x आएगा, और प्लस 24 है वो भी वहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा -24 और इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो x² इज इक्वल्स टू 0, मतलब जो भी यहाँ पे अगर दोनों भी ये जो दोनों भी टर्म्स है अगर वो राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 ना, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0। तो देयरफॉर x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 6 2x आएगा, और माइनस आ जाएगा उसका, और -24 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अभी -24 के मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स, तो इधर क्या आने वाला है 24, तो 6 4 सर शायद आ सकते हैं 24, और 6 - 4 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2 भी मिलेगा। तो बिगर नंबर का ये मिडल का साइन जो भी है वो मुझे कहाँ जाएगा, बिगर नंबर को जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस इंटू प्लस करूँगा तो ही मुझे माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। उसी के बाद x कॉमन आएगा तो x - 6 आएगा, प्लस 4x - 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x - 6 और यहाँ पे आएगा x + 4 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अलग अलग करके लिखेंगे तो x - 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, और x + 4 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो नेक्स्ट केस में -6 है, वहाँ पे आने के बाद होगा +6, तो x इज इक्वल्स टू 6 आएगा, और x इज इक्वल्स टू हो जाने वाला है -4। ठीक है, अभी -4 है, मतलब ये क्या था, डेज था ना, नंबर ऑफ डेज। तो इधर अगर हम देखें तो डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बट द नंबर ऑफ डेज कैनॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ डेज कैनॉट बी नेगेटिव, बराबर। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर नहीं, एंड दूसरा क्या था, x + 6 था ना, तो उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 6 + 6, मतलब x की जगह पे इधर 6 डालेंगे, तो 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो दोनों का हम लोग ने यहाँ पे निकाला। तो x किसका था, हम लोग ने किसको लिया था, इसका लिया था निशु का, और x + 6 किसका था, पिंटू का। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु and Pintu to complete the work alone in 6 days complete the work alone is 6 days and 12 days respectively.
12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब निशु को लगेगा 6 डेज और पिंटू को उसका कितना टाइम लगने वाला है, 6 डेज ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 12 डेज लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे निकाला जो कि फाइंड आउट करने को बोला था। तो ये 8th क्वेश्चन था, बहुत ईजी सम से, लेकिन आपको फ्रेम करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन था। अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन के साथ। चलिए 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दोनों भी फाइंड आउट करना है, क्वोशंट एंड डिवाइजर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जो भी नेचुरल नंबर होगा हम लोग उसको क्या लेंगे, x लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो वो जो डिवाइड करने वाला जो नंबर है 460 को, उसको हम यहाँ पे क्या लेंगे, x। देयरफॉर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द नेचुरल नंबर बी x। देयरफॉर लेट द नेचुरल नंबर बी x। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग को 460 क्या बोला, इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो 460 को डिवाइड करना है, मतलब वो डिविडेंड हो जाएगा। तो जो डिवाइड होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं, जो कि है 460, और जो डिवाइड करता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। मतलब ये डिवाइज़र नेचुरल नंबर ये x है ना, तो ये डिवाइज़र x आ जाएगा। और आगे क्या बोला है, क्वोशंट इज, मतलब क्वोशंट वो भी लिख लेता हूँ मैं, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र। 6 मोर मतलब +6, किस में +6 करना है, 5 टाइम्स द डिवाइज़र, 5 टाइम, और डिवाइज़र क्या है x, तो 5x + 6 आ जाएगा। और रिमाइंडर हम लोग को कितना बोला यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू बोला है 1। ठीक है, अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइज़र। हम लोग को ये तो पता है फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या आएगा यहाँ पे, वी नो दैट कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे 460, डिवाइज़र क्या है x, क्वोशंट क्या है 5x + 6 जो कि यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख लिया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 इज इक्वल्स टू 6 × 5x + 6 करना है, तो 5x × x 5x², और x × 6 करेंगे तो 6x आएगा +1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी 5x² + 6x + 1 -460 करना पड़ेगा, मतलब ये जो है वो यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा और बचेगा इधर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी क्या करना है, ये दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। 5x² + 6x प्लस माइनस है तो माइनस करना है, तो 460 अगर -1 कर दूँ उसमें तो मुझे मिलेगा 459 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस में क्या करना, अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें नंबर है तो 5 × -459 करना पड़ेगा, तो वो कर लेता हूँ मैं। 459 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो कितना आता है, 5 9 सर 45, 5 5 सर 25, 26 27 28 29 आएगा यहाँ पे, इधर 9 है इधर 2, 5 4 सर 20, 21 22, तो ये आया 22, तो 2295 आया। अभी इसके मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स, जो कि फैक्टर्स निकालने के बाद अलग अलग नंबर्स मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस या प्लस करके 6 आना चाहिए। तो लास्ट में 5 है तो करके देखते हैं 5, तो 5 4 सर 22 आया इधर, 5 5 सर 25, 4 आएगा, 5 9 सर 45 आएगा। अभी यहाँ पे 9 है तो 3 से करके देखते हैं, 3 1 सर 3, 3 5 सर 15 और 3 3 सर 9 आएगा। वापस 3 से करेंगे तो 3 5 सर 15 आएगा और 3 1 सर 3 आने वाला है। अब ये 51 है तो ये कोई टेबल्स में नहीं जाएगा शायद, 51 जाता है, कौन से टेबल में जाएगा 51, 17 के टेबल से जाएगा 51, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा 17 आएगा, तो 17 3 सर 51 आएगा और यहाँ पे आने वाला है 3 1 सर 3। तो ये इधर मुझे लिखना पड़ेगा -549, लास्ट नंबर ही लिखना है। अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशंस करना पड़ेगा अलग अलग, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इधर अलग अलग। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 5 3 सर 15, ये तीनों का पहले कॉम्बिनेशन लेते हैं और ये दोनों का लेते हैं। 17 3 सर इधर आने वाला है 51 और 5 3 3 सर 9, 5 9 सर यहाँ पे आएगा 45। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है 51 - 45 करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा। इधर प्लस है मिडल नंबर तो वो बड़े नंबर को जाएगा प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, मतलब इधर प्लस है तो इधर जब माइनस आएगा तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आने वाला। तो देयरफॉर इधर हम लिखे तो क्या आएगा, 5x²
प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इसमें से सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5x प्लस 51 आएगा इधर, और माइनस 45 और 459 में से ये दोनों नंबर्स में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन 9 आता है शायद, तो ये 9 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 9 5 सर 45, तो ये 45 आ गया x। अभी बाहर इधर माइनस है बाहर के, तो अंदर का साइन जो कि है वो प्लस हो जाएगा। अभी बाहर 9 है, तो 9 इंटू, अगर ये इधर 5x प्लस 51 है तो यहाँ पे भी 51 आएगा। 9 इंटू 51 करेंगे तो मुझे 49 आना चाहिए। देखते हैं 51 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। 9 1 सर 9, 9 5 सर 45, आ रहा है 459। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या, इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम लोग को आने क्या वाला है, यहाँ पे 5x प्लस 51 आएगा और इधर x माइनस 9 आएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी अलग अलग करेंगे तो 5x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 9 इज इक्वल्स टू आने वाला है 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आएगा। देयरफॉर 5x है ना, तो 5x इज इक्वल्स टू माइनस 51 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 51 अपॉन 5, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, 9। तो ये नेगेटिव यहाँ पे एक आया है मुझे, बट नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। अगर नहीं है नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव नहीं ले सकते नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू मुझे क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम लोग ने जो डिवाइज़र था वो निकाल लिया, अभी क्वोशंट निकालना है, तो क्वोशंट देखते हैं उसका कंडीशन क्या था। क्वोशंट इज इक्वल्स टू हम लोग को बोला था कि 5x प्लस 6 था, तो जिसमें x का वैल्यू अगर मैं 9 डाल दूँ और इधर 6, तो 5 9 सर 45 प्लस 6, तो 45 प्लस 6 अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो मुझे कितना मिलेगा, 51। तो यहाँ पे मैंने क्वोशंट भी निकाला, और जो डिवाइज़र हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था तो वो भी मैंने निकाला, जो कि डिवाइज़र कितना आया है 9 और क्वोशंट कितना आया है 51। तो ये 9th सम था। आगे हम अभी लास्ट सम इस प्रैक्टिस सेट का देखेंगे जो कि है 10th सम। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ 10th सम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th सम के साथ, जिसका डायग्राम दिया है और वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ ट्रपेजियम, AB इज़ पैरेलल टू CD। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि AB ऊपर है, नीचे CD है, तो AB और CD दोनों को पैरेलल है एक दूसरे को। एंड इट्स एरिया इज़ 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया का जो वैल्यू है हम लोग को दिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रपेजियम का वैल्यू दिया है 33। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रपेजियम ABCD। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रपेजियम ABCD, मतलब AB निकालना है, BC निकालना है, हम लोगों को DC निकालना है, और दूसरा AD निकालना है। ठीक है, तो फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सोल्यूशन। ठीक है, अभी डायग्राम यहाँ पे देख लो डायग्राम प्रॉपरली, जिसमें AB और BC जो है वो इक्वल बोला है। इक्वल बोला है मतलब AD का वैल्यू जो भी आएगा वही सेम वैल्यू किसका होगा, BC का होगा। और यहाँ पे AM दिख रहा है डायग्राम में कि उसमें x माइनस 4 बोला है, और बेस जो दिया है ना यहाँ पे DC पूरा लेंथ उसका दिया है 2x प्लस 1, और ऊपर AB जो दिया है उसको क्या बोला है, वहाँ पे x बोला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ABCD इज़ अ ट्रपेजियम बोला है स्टार्टिंग में, तो AB इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, या मैं बोल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। यहाँ पे पैरेलल साइड्स मतलब कौन से, AB और DC आने वाले हैं, तो AB देखो यहाँ पे दिया हुआ है AB प्लस DC लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो ये रहा AB प्लस DC इंटू हाइट। अभी हाइट यहाँ पे क्या है, AM है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, AM। ठीक है, तो वैल्यू तो यहाँ पे दिया था 33, वो भी सब्स्टिट्यूट किया। AB प्लस CD, तो AB का वैल्यू हम लोग को कितना दिया था, x प्लस 2x, या x दिया, AB का वैल्यू हम लोग को x दिया ऊपर, और CD का वैल्यू कितना दिया है 2x प्लस 1, तो दोनों को ऐड किया। और AM का वैल्यू हम लोग को कितना दिया यहाँ पे, x माइनस 4 दिया है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इधर x प्लस 2x करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3x मिल जाएगा, या 3x मुझे यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे जो 2 डिवीज़न में था वो यहाँ पे आने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर मुझे कितना मिलेगा, 66 मिलेगा। और यहाँ पे बचा हुआ क्या आएगा, x माइनस 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस में क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे। अभी ठीक है, ये वाला स्टेप देखते हैं कैसे आता है। इधर मैं लिख लेता हूँ 60 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करके बताना पड़ेगा इधर। तो इधर क्या है,
3x, इसको तोड़ देंगे 3x, x माइनस 4 आ जाएगा प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 4 सर 12x आ जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स करूँगा तो x और माइनस 1 4 सर 4। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे भी 60 लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 60 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 आएगा, और उसी के नेक्स्ट केस में 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, 60 भी यहाँ पे आने वाला है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 60 और यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस होता है प्लस, तो इधर मुझे कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होने के बाद माइनस 70 आ जाएगा, प्लस है ना तो दोनों को ऐड करूँगा तो 70 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 3x स्क्वायर प्लस दिया हुआ है तो शायद ये गलत है, इधर माइनस आने वाला है, और यहाँ पे आएगा 11x माइनस यहाँ पे आने वाला है 70। ठीक है, तो ये इजीली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं अभी, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि उसका भी फैक्टर्स निकालना है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा फिर फैक्टर्स निकालने के बाद। ठीक है, ये है तो 70 इंटू 3, ये फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 70 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आने वाला है यहाँ पे 7 3 सर 21, मतलब ये 210 आएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस, अभी उसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा जो कि प्लस माइनस करने के बाद मुझे 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है 210 है, तो 21 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 21 10 सर मुझे 210 मिलता है। जो भी मिडल नंबर का साइन है जैसे कि माइनस है तो वो बिगर नंबर को जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी माइनस आने वाला है तो उसके लिए माइनस इंटू क्या लगता है प्लस। तो इधर 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x आएगा माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो देयरफॉर अभी इसमें कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और x आएगा, और इधर बचेगा क्या x माइनस 3 7 सा 21। ठीक है, तो ये दोनों में से 21 में से 3 तो चला गया और x भी चला गया, अंदर क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस अभी 10 और 70 में से भी इधर मुझे क्या कॉमन मिलने वाला है 10 आएगा, जैसे कि यहाँ पे 10 आया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा, 10 7 सर 70 आता, तो इधर मुझे मिलेगा 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे ऐसा तो ये स्टेप इधर आने वाला है, इधर अंदर क्या बचेगा x माइनस 7 और 10 जो कॉमन लिया है उसके बाद भी अंदर यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7, तो दोनों में से 3x प्लस 10 तो अलग किया और यहाँ पे x माइनस 7 अलग करेंगे, 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो वो भी अलग करके लिखेंगे x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसका माइनस 10/3 आया, और जब वो माइनस 7 वहाँ पे जाने के बाद क्या आने वाला है प्लस 7 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद बट लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 10/3, तो हम लोग क्या लेने वाले डायरेक्ट x का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा x का वैल्यू। ठीक है, तो ये x का वैल्यू तो हम लोग को यहाँ पे 7 मिल गया, अभी सबका अलग अलग करके वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, जैसे कि AB निकालना है, CD निकालना है, AD इज इक्वल्स टू BC निकालना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। तो AB अगर डायग्राम में अगर हम देखें तो AB का वैल्यू x था, तो ये AB का वैल्यू x था, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा जो था वो AD इज इक्वल्स टू BC था, दोनों का भी सेम वैल्यू था क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है वहाँ पे, तो वो था x माइनस 2। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 2, मतलब 7 x की जगह पे माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो ये AB की जगह पे 7 लिखूँगा, CD इधर AD और BC की जगह पे मुझे क्या लिखना है 5, और CD का वैल्यू निकालना, तो CD जो बेस जो दिया था हम लोग को वो था 2x प्लस 1 बराबर, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 7 आएगा प्लस 1, तो 2 7 सर 14 प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 15, ये CD का वैल्यू मुझे कितना आएगा 15। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 2.6, उसका भी लास्ट सम हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। बहुत ही इजी सम से, सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सम्स के लिए, तभी आपको फ्रेम करना आएगा और आने के बाद ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस लगेगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।